दोस्तों नमस्कार। डॉक्टर बनवारी लाल शर्मा के इस नए अंक में आप सभी का स्वागत। मैं मनीष सिन्हा। साथियों, जब से पूरी दुनिया में कोरोना वायरस नाम की डिजीज आई है, कोविड-19 का पदार्पण हुआ है, उसके बाद जहां तक मुझे याद आ रहा है, दक्षिण एशिया में बिहार ऐसा पहला प्रदेश है जहां पर इलेक्शन होने वाला है और शायद बिहार एशिया का सबसे पहला प्रोविंस है। तो हमने कहा भाई चुनाव का मौसम है तो आज हम चुनाव की ही चर्चा करें। हालांकि हमारे जैसे सोशल एक्टिविस्ट जिनकी राय स्पष्ट है कि इस देश में चुनाव होना और लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर स्थिति बेहतर होना दो अलग अलग बातें हैं। सत्ता प्राप्ति से इस देश की लोगों की बेसिक नीड, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, भुखमरी, गरीबी, रोजगार, ये सब का कोई लेना देना आज के डेट में नहीं है। इसलिए हम लोग का इस चुनावी व्यवस्था में कोई विश्वास ही नहीं है, कोई भरोसा नहीं है हम लोगों का। फैसले कहीं और से लिए जाते हैं। डिसीजन मेकिंग जो है वो राजनेता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम राजनेताओं पर या इस चुनाव पे क्यों भरोसा करें? इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल तो यह है कि जाहिर सी बात है, कोरोना डिजीज में सरकार को जनता के बेहतरी के लिए अधिक से अधिक प्रयास करना चाहिए। तो जब आप टेलीविजन खोले ये तो दिखता है, तथाकथित रूप से, लेकिन दिखता है, ये आपको समझना होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो हिंदुस्तान के अघोषित प्रधानमंत्री आदरणीय मुकेश अंबानी जी, जिन्होंने जियो सिम लॉन्च किया है, जियो मोबाइल भी लॉन्च किया है उन्होंने, उसमें वो जो डाटा प्लान है वो कोरोना पीरियड में जब लॉकडाउन लगा हुआ था तब उन्होंने बढ़ाया और इस कॉरपोरेट को हिंदुस्तान की तथाकथित हुकूमत और तथाकथित प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं कहा कि आखिर लोगों की पॉकेट्स पर आप डाका क्यों डाल रहे हैं, वो भी कोरोना पीरियड में जब रोजी रोटी का संकट है। मैं इस तरह सैकड़ों एग्जाम्पल दे सकता हूं कि किस तरह फैसले कहीं और से लिए जाते हैं, गैर राजनीतिक कारणों से के द्वारा ही लोगों की बेहतरी की जा सकती है। इस बारे में मेरे कोई दो मत हो ही नहीं सकता। इसके बावजूद इलेक्शन है और बिहार का इलेक्शन होने वाला है। पूरी दुनिया या कहिए कि पूरे हिंदुस्तान की तो नजर है ही नहीं है ही, और दुनिया की नजर इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि कोरोना पीरियड में कहा जाता है कि सरकार की काफी भदपीटी है हिंदुस्तान में, और एक तरीके से यह दिख रहा है कि हिंदुस्तान में 100 करोड़ की जो मतलब देश में 135 करोड़ की आबादी है और 135 करोड़ की आबादी में 100 करोड़ लोगों की रोजी रोटी पर संकट आ गया है। ये जो डेवलपमेंट का मॉडल है, जिस विकास की अवधारणा को लगातार 1991 के बाद से उस पे बल दिया जा रहा था और 2014 के बाद तो केवल विकास विकास की ही बात की जाती है, वो तो दिख रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या वाकई जनता इस बारे में क्या कहती है? तो ये तो तथाकथित चुनाव से ही क्लियर होगा। चुनाव आ चुका है, तो इस चुनाव में क्या होने वाला है? दो महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं बिहार में। एक को कहते हैं एनडीए, एक को कहते हैं गठबंधन या महागठबंधन। अब सब कुछ में महा लगा हुआ है आजकल। तो एक एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, जो केंद्र में सत्तारूढ़ है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जेडीयू के साथ, जेडीयू उनकी पार्टी का नाम है। और इसके साथ साथ एक दो उन्होंने एक ऐसी पार्टी को जिसके लिए परसेप्शन का महत्व है, ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी इन दोनों के अलावे एनडीए में नहीं है जिनके कारण पूरे बिहार में एनडीए को फायदा हो। जैसे जीतन राम मांझी पूरे बिहार में आधे दर्जन से भी कम सीट पे उनका कहीं कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं
वो दलित हैं, तो जब चुनावी सभा होगी उनको पहले लाइन पे बैठाया जाएगा, देखिए हमारे साथ एक दलित मुख्यमंत्री है। तो राजनीति में परसेप्शन का महत्व होता है। तो जीतन राम मांझी नीतीश कुमार जी के साथ हैं। और 24 घंटे पहले की खबर है कि उपेंद्र कुशवाहा समझदार राजनेता है, लेकिन अब चुनाव जीतना है और महत्वाकांक्षी बलवती है, तो जाहिर सी बात है वो जो बिहार यूपी में हम कहते हैं ना डगरा, तो डगरे के बैगन के समान कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी इधर, तो उपेंद्र कुशवाहा का वही हाल है। तो कुशवाहा जी अब तक महागठबंधन में थे और 24 घंटे पहले कुशवाहा जी भी बमुश्किल आधे दर्जन सीट पे अपना प्रभाव बहुत बहुत हो सका तो वो डालते हैं, और कुछ भी नहीं है उनके पास। वो कहते हैं हमको 50 सीट दो, महागठबंधन ने इनकार कर दिया। हालांकि 50 सीट भी दबाव डालने का था, वो चाहती मैक्सिमम 25 सीट मिल जाए, वो नहीं मिला। अब वो बीजेपी की ओर उन्मुख है और सुनने में आया है कि बीजेपी से तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 सीट ही मिलेगी, लेकिन वहां पर एक लोकसभा उपचुनाव होने वाला है जहां से कुशवाहा जी हार गए थे। कुशवाहा जी 2 जगह से लड़े थे लोकसभा चुनाव, और वहीं से लड़े थे जहां इनकी जाति का प्रभाव है, दोनों जगह हार गए। एक जगह एक लोकसभा सदस्य की डेथ हो गई है, तो अब वहां पे उपचुनाव होगा, तो वो ये चाहते हैं कि हमें टिकट भी मिल जाए। तो संभव है ये भी आश्वासन मिले उनको, तो फिर मंत्री भी बन जाएंगे। राजनीति किसके लिए है? राजनीति मंत्री बनने के लिए, विधायक सांसद बनने के लिए है। अगर आपको लगता है कि राजनीति सेवा करने के लिए है, राजनीति के द्वारा आप जैसे जनता की सेवा की जाएगी, तो आप मुगालते में हैं। चुनाव के नाम पे इंटरटेन कीजिए चुनाव को, गंभीरता से लेने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी चुनाव तो चुनाव है भाई, दुनिया देख रही है, तो इस बारे में आकलन करना भी जरूरी है। तो ये तो हो गया एनडीए का हाल। एनडीए का एक और उनकी पार्टी है लोजपा, लोक जनशक्ति पार्टी, एलजेपी, जिसके नेता हैं रामविलास पासवान, जिनको मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है जिस तरह मौसम का पूर्वानुमान होता है, उसी तरह राजनीति में पूर्वानुमान होता है कि कौन किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ जाएगा और उसके थ्रू वो सत्ता पाएगा। तो रामविलास पासवान जी वहीं पे रहते हैं जब लगता है कि ये पार्टी सत्ता में आ सकती है। तो ये जो हमारे मौसम वैज्ञानिक हैं, इनके बेटे जो बॉलीवुड के सी ग्रेड के एक्टर थे जिनका नाम चिराग पासवान है, अब इन्हें लगता है कि भाई हमें बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहिए आने वाले दिनों में। तो उसके लिए तो ये है ना कि अपना जनाधार बढ़ाया जाए। जनाधार बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? अधिक से अधिक सीटों पे लड़ेंगे। एनडीए कहती है आपको 25 से अधिक सीट हम देंगे नहीं। तो ये बीजेपी से नहीं लड़ाई कर रहे हैं, ये जेडीयू से लड़ाई कर रहे हैं। जहां जहां नीतीश कुमार अपनी कैंडिडेट खड़ा करेंगे 100 सीट से ऊपर, वहां ये कहते हैं कि हम भी वहीं पे खड़ा करें, चाहे हम हारे या जीते, हम अपना जनाधार बढ़ाएंगे। अभी देखिए बात चल रही है, क्या होगा कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि ये संभव नहीं है कि एनडीए में रहते वो बीजेपी से नहीं लड़ेंगे, बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ेंगे और जेडीयू से लड़ेंगे। एनडीए यूपीए नहीं है जो ऐसा होने देगी। यूपीए ने ऐसा होने दिया था 2005 में, वही चीज वो पुनः दोहराना चाहते हैं। संभव है, जैसा कहा जा रहा है कि उनके सांसद वगैरह कह रहे हैं कि मलाईदार तो पोस्ट तो हमें एनडीए वालों ने दिया है, चुनाव भी हम मोदी के नाम पे जीते हैं, रामविलास पासवान मंत्री भी हैं एनडीए में, तो शायद वो मान जाए। दूसरी तरफ जैसा मैंने कहा गठबंधन नहीं है, महागठबंधन है। अब महागठबंधन में तो बहुत से पॉलिटिकल पार्टी को रहना चाहिए। स्थिति यह है कि बिहार के राजा, गरीबों के मसीहा लालू यादव के अलावे, लालू यादव की पार्टी आरजेडी के अलावे कांग्रेस है। कम्युनिस्ट पार्टी से बात चल रही है। हालांकि सब जानते हैं कम्युनिस्ट 3 कम्युनिस्ट पार्टी है, तीनों का अपनी डफली अपनी राग वाली हाल है, और तीनों पॉलिटिकल पार्टी को मिला दिया जाए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और माकपा माले, तीनों को मिला के इनका 20 से 25 सीटों में प्रभाव है, इनसे बात चल रही है। इसके अलावा बिहार में एक नया नेता उभर के आया है, नया नेता पैदा हुआ है जिनका नाम मुकेश सहनी है। सहनी यानी निषाद मल्लाह।
अभी तो दुर्भाग्य है कि लोकतंत्र में मुझे जाति का नाम लेना पड़ रहा है, ये इनकी जाति के हैं, ये इनके जाति के हैं। तो साहनी जी को लगता है कि बिहार में हमारा 10% से, वो तो कहते हैं 16% मल्लाह का वोट है, हम जिधर चाहेंगे मल्लाह उधर ही जाएगा, और वो कहते हैं हमें उप मुख्यमंत्री बनाया जाए, तभी हम आरजेडी में रहेंगे। चुनाव नजदीक है, 1 तारीख को शायद नॉमिनेशन भी फाइल होने की बात हो रही है आने वाले दिनों में। अब तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, किसी भी क्षेत्र में नहीं हुआ, किसी भी गठबंधन में नहीं हुआ, चाहे वो एनडीए हो चाहे वो महागठबंधन हो। अभी बात ही चल रही है, लेकिन ये सब प्लेयर हैं। सवाल ये है कि मेरी राजनीतिक दूरदृष्टि क्या कहती है, बिहार की जनता के अनुसार क्या होगा, बिहार के लोग क्या चाहते हैं। तो अगर आप जमीन पे देखिए, 2 बातें हैं, होगा क्या और हम चाहते क्या है, 2 अलग अलग बातें हैं। मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है, हमारे जैसे लोग जो नए समाज निर्माण की हिमायती हैं और मानना है कि सत्ता प्राप्ति से समाज निर्माण नहीं हो सकता है, हम लोग का किसी पॉलिटिकल पार्टी में कोई भरोसा नहीं है। लेकिन अगर आप जिद पर उतर आएंगे कि नहीं आपको तो बताना ही होगा कौन सी पॉलिटिकल पार्टी बढ़िया है, सबसे कम खराब कौन है, सबसे बुरी कौन है, तो जैसा मैंने कहा कि मुकेश अंबानी जैसे लोग देश को चला रहे, कॉर्पोरेट देश को चला रहा है, और कॉर्पोरेट के सबसे बड़े पैरोकार आज कोई हैं तो हिंदुस्तान के वजीर आजम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। वो पॉलिटिकल पार्टी जहां जहां राज करेगी उनको देश बेचने की ज्यादा जल्दी है कॉर्पोरेट के हाथों। गैर विपक्षी पार्टी तो कॉर्पोरेट विद ह्यूमन फेस, यानी थोड़ा नरेगा, थोड़ा मनरेगा, थोड़ा सा कल्याणकारी योजनाएं, इनका कुछ नहीं है। तो देश धीरे धीरे बेचने वाले आ जाएं, जिस पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा फांसीवाद को, तानाशाही को जबरदस्त रूप से बढ़ावा दिया जाता है, हम चाहेंगे वो ना आए। अगर आप कहेंगे नहीं आप बताइए ही दोनों में से कौन बढ़िया है। बिहार की राजनीति को अगर हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि नीतीश कुमार का पिछले 5 साल का कार्यकाल बहुत ही खराब रहा है, बहुत ज्यादा खराब रहा है। अगर शिक्षा लालू के जमाने में खराब थी, आपको मालूम है बिहार में 3 साल में डिग्री नहीं मिलती, बीए बीएससी बीकॉम की 3 साल का कोर्स होता है, 5 साल में डिग्री मिलती है, 6 साल में मिलती है, एग्जाम ही नहीं होता है। पटना बिहार की राजधानी है, पाटलिपुत्र। अगर आपका घर पटना से 50 किलोमीटर दूर है या पटना से 250 किलोमीटर दूर है, अगर आपके घर में किसी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई तो आपको पटना ही लेके आना होगा। ये जर्जर स्वास्थ्य व्यवस्था लालू के जमाने में भी थी, नीतीश के जमाने में भी थी। विकराल बेरोजगारी, वैसे तो रेस्ट ऑफ इंडिया में भी है, लेकिन बिहार और रेस्ट ऑफ इंडिया में ये अंतर है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रहने वाले, कानपुर में, बरेली में, इलाहाबाद में रहने वाले लोग, छात्र जो ग्रेजुएशन कर लेता है, कुछ नहीं है, तो वो 5,000-7,000 की नौकरी दाएं बाएं इधर उधर से कर सकता है। भाई जाहिर सी बात है, उस शादी तो उस समय तो होगी नहीं, वैसे भी आज की शादी तो 35 के बाद ही हो रही है, नौकरी है नहीं, शादी कौन करेगा युवाओं से, ये हालत हो गई है। तो उस अनमैरिड लड़के के लिए, अनमैरिड लड़कियों के लिए ऐसी नौकरी जिसमें पूंजीवाद को श्रमिक की आवश्यकता हो, वैसी नौकरी रेस्ट ऑफ इंडिया में जैसे तैसे मिल भी सकती है, बिहार में वो भी गुजारा नहीं है। तो विपक्ष चाहता, महागठबंधन चाहता तो इसको कैश कर सकता था। नीतीश के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है लोगों में, लेकिन इसके बावजूद बिहार के लोग विपक्षियों नेताओं से ज्यादा कुपित हैं। तो अंत में वो पुनः नीतीश की तरफ ही देख रहे हैं। उन्हें लगता है नीतीश के बरक्स कोई ऐसा चेहरा नहीं है। और एक बात को मानना होगा, ये जो लालू परिवार का जो ये कंट्रोवर्शियल मामला लगातार रहता है, वो गठबंधन को बहुत कमजोर कर रहा है। तेजस्वी यादव अभी अपने पिता के पैर के जूते पहनने लायक हुए नहीं है। शायद मेहनत करें, 5 साल 10 साल में हो जाए, अभी उन्हें बहुत सीखने की आवश्यकता है। और उनके जो बड़े भाई हैं तेज प्रताप यादव, वो पिक्यूलियर या मदारी समझते हैं ना आप लोग, वो मदारी हैं साहब, लेकिन मंच पे आएंगे
उनका जबरदस्त रुतबा रहता है, तो आरजेडी को ये सब चीज खोखला कर रही है। रघुवंश बाबू जैसे लोगों का नाराज होना, भोला राय का नाराज होना, मैं जिनका नाम ले रहा हूं, ये लोग बिहार के बहुत बड़े राजनीति में अपनी पहल रखते हैं और बहुत डिवोटेड लोग हुआ करते थे। हम उनके विचार से के विरोधी हो सकते हैं, लेकिन अपने पॉलिटिकल पार्टी के लिए समर्पित हो सकते थे। इन लोगों को भी लालू परिवार के कारण इग्नोर किया गया लगातार। वो तो डेथ हो गई रघुवंश बाबू की। इसके अलावा मैंने जिन पॉलिटिकल पार्टी की बात की, कम्युनिस्टों में हमने कहा कि माले, भाकपा माले, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले, उनका बिहार के आरा और सिवान जिले में ठीक ठाक प्रभाव है, लेकिन लालू की पार्टी भी वहीं से लड़ना चाहती है, तो अभी तक टसल पूरा नहीं हुआ है। कन्हैया, कॉमरेड कन्हैया की पॉलिटिकल पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसका अपना प्रभाव था, 2 अंकों में वो पार्टी विधानसभा चुनाव जीतती रही है, लेकिन आज की डेट में 2-4 सीट बहुत हो गया उनके लिए। इसके बावजूद कन्हैया का उपयोग तो करना चाहिए था स्टार प्रचारक के रूप में, लेकिन तेजस्वी बाबू को होता है अगर वह आगे बढ़ जाएंगे, स्टार हो जाएंगे, तो हमारा क्या होगा। ये जो साथियों महत्वाकांक्षा है ना, हमें अपनी महत्वाकांक्षा प्यारी है, हमें सांप्रदायिकता को नहीं भगाना है, वो बात की बात है। फांसीवाद भागे तो भागे, लेकिन पहले महत्वाकांक्षा पूरी हो जाए। महागठबंधन का खेल इसके अलावा कोई और बिगाड़ रहा है तो ओवैसी साहब है, तेलंगाना की ओवैसी साहब। देखिए, वैसे तो विषयांतर हो जाएगा, लेकिन तब भी मैं बोलना चाहूंगा, वो हमारे धर्म का है, इसलिए मैं उसी को वोट दूंगा। ये बहुत ही भयावह स्थिति है। ओवैसी साहब बिहार आते हैं तो पटना नहीं उतरते हैं, सीधे कलकत्ता उतरते हैं, वहां से वो किशनगंज आते हैं, बिहार, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, ये सब एरिया में मुसलमान वोट कहीं 70% है, कहीं 40% है। और अब तक ओवैसी साहब के सभा में ठीक ठाक भीड़ जुटती थी, केवल भीड़ जुटती थी, लेकिन इस बार मुझे अंदेशा है या मुझे डर है कि या तो वो जीतेंगे या महागठबंधन को हराएंगे, जिसका फायदा बीजेपी को होगा, सांप्रदायिक ताकतों को होगा, कॉरपोरेट के हाथों जल्दीबाजी में देश बेचने वालों को होगा। और पिछले चंद सालों से महागठबंधन सो रही थी, उन्हें इस बात का अंदाजा था, लेकिन कहीं कुछ उसके लिए काउंटर कर सकते हैं, कहीं कुछ नहीं किया गया। एक खिलाड़ी उसमें कांग्रेस है। 1990 के बाद 30 साल में उनका प्रभाव यहां से यहां हो गया है बिल्कुल। तब भी उनको 65 सीट या 70 सीट दी जा सकती है। क्यों? क्योंकि वो राष्ट्रीय पार्टी है। लालू जी जेल में भी है, बहुत चीजों को देखना पड़ता है। तो जो पॉलिटिकल पार्टी 30 सीट जीतने की हालत में नहीं है अकेले, उसको 60-65 सीट दी जा रही है। और कम्युनिस्ट पार्टी, मुझे नहीं पता गठबंधन होगा कि नहीं, उसको पहले से तय कर लेना चाहिए, अब तक तय नहीं किया गया है। उपेंद्र कुशवाहा, जैसा मैंने कहा राजनीति में परसेप्शन का ही महत्व है, उसके लिए उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ रखना चाहिए, वो भी नहीं हो सका। तो मुझे ऐसा लगता है कि महागठबंधन जो इन सब चीजों को अगर सुधार ले तो टक्कर दे सकता है, यह तो मैं कह सकता हूं। लेकिन अभी भी एनडीए को एज मिला हुआ है। नीतीश कुमार ही वहां पे अभी मुख्यमंत्री के चेहरे बने हुए, सर्वमान्य चेहरे, इसके बावजूद कि नीतीश कुमार के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है। और हाल फिलहाल जहां तक मुझे याद आ रहा है, ये एक पहला चुनाव होगा जहां पे सरकार के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है और आक्रोशित होने वाले भी फिर सरकार को वोट दे रहे हैं, क्योंकि उनको विपक्ष से और ज्यादा आक्रोश है। आप कह सकते हैं हरियाणा में भी तो हुआ था, हरियाणा में हुआ था, लेकिन रिजल्ट आया तो हरियाणा में बीजेपी बहुमत से 10-12 सीट कम रह गई। और उसके बाद उन्होंने एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी से गठबंधन किया जिसको कहते थे भ्रष्टाचारी पार्टी है वो। तो क्या एनडीए कम रह जाएगी? क्या एनडीए को लालू के परिवार और लालू की पार्टी और महागठबंधन में जो तमाम कंट्रडिक्शन है उसका फायदा मिलेगा और एनडीए को बहुमत आ जाएगा? या फिर महागठबंधन अपनी कमजोरियों पर काबू पाते हुए
जबरदस्त टक्कर देने की स्थिति में आ जाएगा। आने वाले महीने 1.5 महीने में समय समय पर हम आपको निश्चित रूप से पक्षपात रहित जानकारी देते रहेंगे, क्योंकि जैसा मैंने कहा, होगा क्या, हम चाहते क्या हैं। ये जरूरी तो नहीं ना कि हम जो चाहते हैं वही हो, तो जो होगा वो मुझे बताना चाहिए। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जितने भी यूट्यूबर हैं उसमें ज़्यादातर लोग बोलते वही हैं जो वो चाहते हैं, राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मेरी कोशिश रहेगी कि इस तरह की चीज़ें ना हो, और आने वाले दिनों में आपसे फिर मुलाकात होगी। और हम चाहेंगे, हमने जो कुछ भी कहा, अपनी जो भी बातें रखी, टिप्पणी रखी, इस बारे में आप प्रतिक्रिया दें, लाइक करें। अगर आप हमसे सहमत नहीं हैं तब भी प्रतिक्रिया दें, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।